हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करिए स्वाति ने। तो थैंक यू सो मच स्वाति फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप नीचे दिए गए हुए मेल पर आकर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वेल ये जो कहानी है ये है जमशेदपुर की, जहाँ पे स्वाति का घर था। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 साल पहले, जब स्वाति कॉलेज में लास्ट सेमेस्टर में थी और स्वाति ने एक नए घर में शिफ्ट किया था। अब जब स्वाति ने शिफ्ट कर लिया था उसके थोड़े से महीनों बाद जो सामने वाला घर था वो भी खाली था एंड वहाँ पर भी एक फैमिली रहने को आ जाती है। उस फैमिली में भी एक लड़की होती है जो कि स्वाति से एज में काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, बट अगर दिखने की बात हो तो दिखने में दोनों एक ही एज के लगते थे। तो जो सामने वाली घर की जो छोटी बेटी थी उसका नाम था प्रिया। अब स्वाति और प्रिया आमने सामने रहते हैं तो होता है कि आप लोग कभी ना कभी एक दूसरे से बातचीत हो जाती है और ऐसे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातचीत शुरू होती है और देखते देखते स्वाति और प्रिया काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये दोनों साथ में ही मूवीज़ देखते, साथ में ही खाते पीते, मतलब बाहर जाना हो तो कभी भी स्वाति प्रिया को बुला देगी या प्रिया स्वाति को बुला देगी। तो बाहर कभी भी जाना हो दोनों साथ जाते, दोनों साथ में ही प्लान्स बनाते वीकेंड्स के, मतलब कि हर दिन ये दोनों साथ ही बिताते थे। अब स्वाति के जो पेट और सर में बहुत दर्द होता था जिस कारण से वो कॉलेज भी नहीं जाती थी। स्वाति का बताना है कॉलेज जाने का एक और कारण था कि उसका मन भी नहीं करता था जाने का। एक्चुअली कॉलेज में कुछ टीचर्स थे जो स्वाति को ज़बरदस्ती पनिश करते थे। ज़बरदस्ती वो नहीं होते टीचर्स जो बैक बेंचर्स को तो कुछ नहीं बोलते, बट जो ईजी टारगेट्स होते हैं उन्हें सुनाते रहते हैं, उन पर अपना गुस्सा निकालते हैं। वैसे ये टीचर्स थे और इन सब का ईजी टारगेट था स्वाति, जिसकी वजह से स्वाति को कॉलेज जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। और अब तो उसके सर और पेट दोनों में दर्द होती थी, तो अब वो बस अवॉइड करती थी कि कैसे तो करके बस कॉलेज ना जाऊँ। अब धीरे धीरे करके स्वाति का दर्द बहुत बढ़ने लग गया था। स्वाति फ्रिक्वेंटली चेकअप कराती, डॉक्टर से कंसल्ट करती, बट फिर भी कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था। अब ऐसे ही 1-2 दिन से स्वाति का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लिटरली अगल बगल के जो पड़ोसी थे वो भी आ गए थे स्वाति के घर में, क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। सब आके स्वाति की खातिरदारी कर रहे हैं, उसको बस अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। कोई उसके लिए दवाई लेकर आ रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई उसका सर दबा रहा है, बट स्टिल स्वाति को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कुछ टाइम बाद वहाँ पे प्रिया आती है। जब प्रिया आती है वो भी स्वाति का सर दबाने लग जाती है। और स्वाति का बताना है कि जब प्रिया ने सर दबाना चालू किया तो पता नहीं क्यों अचानक से उसका सर दर्द कम होने लग गया था, उसको बहुत रिलीफ मिल रहा था। बट ऑफ कोर्स प्रिया पूरी रात सर तो नहीं दबा सकती, तो एक टाइम आता है जब प्रिया अपने घर वापस चले जाती है और उसके जाने के बाद फिर से स्वाति के सर का जो दर्द होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। और देखते देखते वो दर्द इतना बढ़ गया था कि लिटरली अभी स्वाति को फील हो रहा था कि उसका सर फटने वाला है। स्वाति इतने दर्द में थी कि उसे अर्जेंटली उसके डैड उठाते हैं और सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में अर्जेंटली उसे एडमिट किया जाता है। स्वाति की एनर्जी बहुत लो हो चुकी थी, वो ना तो ढंग से बोल पा रही थी ना तो रिएक्ट कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि स्वाति बेहोश होने वाली है। उसको हॉस्पिटल के एक रूम में रखा जाता है, उस पर बहुत सारे टेस्ट करे जाते हैं। अक्सर वहाँ डॉक्टर आते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं, उसे दवाइयाँ देते हैं, उसको ग्लूकोज की बॉटलें चढ़ाई होती है। करीबन 3 से 4 ग्लूकोज की बॉटल्स उस पर चढ़ चुकी है, बट अभी भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। 1-2 दिन टेस्ट करने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर्स भी स्वाति को अब डिस्चार्ज कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या हुआ है इस लड़की को। वो बोलते हैं कि हमें एक्चुअली कुछ आइडिया नहीं हो पा रहा है और हम आपका ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते यहाँ पर रख कर, तो आप इनको ले जाइए, हम आपको कुछ लिख कर टेस्ट देते हैं, आप एक बड़े हॉस्पिटल में जाइए और ये टेस्ट करवा दीजिए, हो ना हो इनमें से ही कुछ होगा, क्योंकि जो बाकी चीज़ें थी वो सब हमने करके देख लिया और कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है आपकी बेटी पर, तो आप प्लीज़ इन्हें ले जाएँ। और ऐसे करके स्वाति को उसके डैड वहाँ से ले जाते हैं। अब स्वाति वापस अपने घर पर आ गई है। अगले दिन स्वाति बड़े हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ पे वो सारे टेस्ट करवाती है जो डॉक्टर्स ने बोला होता है, और सब में जो रिपोर्ट होती है वो नॉर्मल आई होती है। किसी में भी ऐसा कुछ अलग या कुछ भी अजीब नहीं हो रहा होता, सब कुछ नॉर्मल था। स्वाति को भी समझ नहीं आता, उसके घर वालों को भी समझ नहीं आता, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, कौन से हॉस्पिटल में जाए, क्योंकि डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं कि उनको तो कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है इन सब में। स्वाति अब वापस से घर आ चुकी है और वो बस अपने घर पे बैठी हुई है और उसने बस डिसाइड किया है कि हॉस्पिटल में जाने का फ़ायदा नहीं है, मैं घर पे ही थोड़े दिन आराम करूँगी। अब 3-4 दिन हो गए स्वाति घर पे ही अपने रूम में ही बेड में पड़ी हुई है और धीरे धीरे उसका दर्द भी कम हो रहा है। ऑल्दो वो बहुत वीक हो रही है, क्योंकि सर दर्द और पेट दर्द की वजह से वो ज़्यादा खा भी नहीं रही थी, बहुत हल्का फुल्का ही खा रही थी, जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन हो गई थी और वो वॉमिट भी कर रही थी कॉन्टीन्यूसली। जो मॉम होती है स्वाति की, वो स्वाति की नज़र भी उतारती है। अब धीरे धीरे स्वाति रिकवर होने लग गई थी, उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक होने लग गई थी, क्योंकि वो अपने घर में बेड रेस्ट पर थी। और एक और चीज़ है कि ये जो स्वाति की दर्द होती थी ना, ये अक्सर तब हुआ करती थी जब वो प्रिया के घर जाती थी।
जब भी वो प्रिया के घर जाती थी तभी उसे अजीब सा फील होता था, जैसे कि उसके उसके सर फटने वाला है। उसके पेट में इतनी दर्द होती थी कि उसे लगता था कि उसके अंदर से कोई हड्डियाँ मोड़ रहा है। लेकिन जब भी वो अपने घर में होती थी या मतलब अपने घर से बाहर नहीं जाती थी तो उसे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था। और ये जो पूरा टाइम पीरियड था जब वो अपने ही घर में थी, अपने ही बेड में रेस्ट कर रही थी, कहीं आगे पीछे जा नहीं रही थी, प्रिया के घर में नहीं जा रही थी, तो उसको अब दर्द होना धीरे धीरे कम हो गया था। स्वाति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। अब एक रात की बात है, स्वाति अपने आराम से बालकनी में ही खड़ी है और वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। अब ना उसके सर में दर्द है ना पेट में दर्द है। अब ये वो टाइम था कि 2-3 दिन अगर स्वाति फिर से ठीक रही तो अब वो कॉलेज जाना भी स्टार्ट कर देगी, मतलब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब वो अपने ऐसे ही बालकनी में घूम रही थी कि वो देखती है कि प्रिया के घर से एकदम से प्रिया के डैड दौड़ते दौड़ते बाहर आए हैं, उसकी मॉम भी बाहर आई है और हाथ में उन्होंने प्रिया को पकड़ा हुआ है। वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस है, वो भागते हुए उसे कहीं ले जा रहे हैं। स्वाति पूछती है कि क्या हुआ अंकल जी, प्रिया को क्या हुआ और कहाँ ले जा रहे हो इसको? तो प्रिया की मॉम बताती है कि बेटा इसे भी सेम तुम्हारी वाली बीमारी हो गई है, इसके भी पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। प्रिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, बट जो प्रिया की मम्मी थी वो ब्लैक मैजिक एंड ये सब में बहुत बिलीव करती थी। तो वो मौलवी साहब को भी बुला देती है कॉल करके और उनसे मतलब राय लेती है कि क्या करा जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत अजीब हो रही थी इनके घर में। इनके घर में जब भी कोई काम करने आता था या फिर ऐसे ही कोई प्रिया के डैड का दोस्त आ गया या मॉम की दोस्त आ गई, तो जब भी कोई भी इनके घर में आता था अचानक से उनके सर में दर्द होने लग जाती थी, उनको बड़ा नेगेटिव सा फील होने लग जाता था, उनको अजीब सी स्मेल आती थी। और ये सब चीज़ें एक के साथ नहीं, दो के साथ नहीं, बल्कि कई लोगों के साथ हुई थी। तो इन लोगों ने भी ये नोटिस करा था कि बाहर से कोई भी इस घर में आता है तो उसको बड़ा अजीब सा फील होता है। और जब प्रिया के साथ ये सब हो गया तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इनके पास टाइम भी नहीं था ज़्यादा, और मॉम जो होती है वो सीधा मौलवी जी को कॉल कर देती है। मौलवी जी प्रिया की मॉम से सब कुछ पूछते हैं कि आखिर कैसा चल रहा है और घर में शिफ्ट होने से पहले तुम कहाँ रहते थे, ये घर जब तुमने शिफ्ट किया तो यहाँ पर पहले कौन होता था, जिसके कुछ सवाल प्रिया की मॉम ने दिए और कुछ सवाल वो नहीं दे पा रही थी क्योंकि उन्हें नहीं पता था। उन्होंने एक और किस्सा बताया था कि एक बार इस घर में एक मेड आई थी और वो जब आई तो उसके सर में इतना दर्द होने लगा कि वो बस एक कोने में बैठ के रोने लग गई थी। प्रिया की मॉम ये भी बताती है कि इससे पहले जहाँ वो रहते थे वो एक ऐसा एरिया था जहाँ पर पता नहीं क्यों लेकिन हर 1-2 हफ्ते में किसी न किसी की मौत हो जाती थी, और इसी डर के कारण उन्होंने वो एरिया छोड़ दिया था और वो अब यहाँ शिफ्ट हुए थे। जब वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे तो बहुत अर्जेंटली शिफ्ट हुए थे और उसके बाद एकदम से ये सब बहुत बिजी हो गए, जिसकी वजह से जैसे हम किसी नए घर में जाते हैं तो हम पहले वहाँ पूजा कराते हैं, गृह प्रवेश, ये सब जो भी चीज़ें रिचुअल्स होते हैं वो हम पूरा करते हैं, यही नेगेटिव एनर्जीज इन सब से बचने के लिए, राइट। बट जो प्रिया के मॉम डैड थे वो ये नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत बिजी थे, उन्होंने एकदम अर्जेंटली चेंज करा और कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिल रही थी, तो मतलब बहुत बिजी हो चुके थे जॉब में बोलो या पर्सनल लाइफ में, बट वो ये जो पूजा थी ये नहीं करवा पाए थे और शायद उसी की वजह से इस घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो अभी भी है। तो जो मौलवी साहब होते हैं वो बोलते हैं कि आप एक ओझा को बुलाइए। तो जो ओझा होते हैं वो मतलब जो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ है इन सबको दूर करते हैं, मतलब जितना मुझे पता है, और अगर गलती से मैं गलत बता रहा हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट में सही कर देना मुझे, ठीक है। तो ये लोग ओझा को बुलाते हैं जो कि प्रिया के डैड के एक करीबी मतलब दोस्त के ही नोन होते हैं। तो वो आते हैं करीबन रात के 9 या 10 बजे। जब वो आते हैं वो एंटर करते ही बोल देते हैं कि इस घर में बहुत बहुत भयंकर एक एनर्जी है जो कि बहुत नेगेटिव है और बहुत इविल है, हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, हमें जितना जल्द हो सके उतना जल्द उसे यहाँ से भगाना पड़ेगा। अब जो ओझा होते हैं वो हर एक कोने में जा के हर जगह मतलब उस नेगेटिव एनर्जीज़ को भगा रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ वहाँ कर रहे होते हैं, जो भी मतलब उनका रिचुअल होता है उस हिसाब से। और ये करते करते लगभग पूरी रात बीत जाती है, सुबह के 9 बज जाते हैं, तब जाके ये सब फ्री होते हैं। तब जाके ओझा इन सबको बोलते हैं कि मैंने इस घर को अच्छे से बांध दिया है और जो भी करना था मैंने कर दिया है, तो आई होप कि अब ऐसा कुछ ना हो। और ये बोलकर वो ओझा वहाँ से चले जाते हैं। और ओझा जाने से पहले एक और चीज़ बताते हैं कि तुम्हारे किसी रिलेटिव ने प्रिया को कुछ खिलाया है और खिलाने के बाद उस पर ब्लैक मैजिक कर दिया है। और जो ओझा होते हैं वो जाने से पहले ये तो बताते ही हैं, साथ में प्रिया को कुछ तो खाने को देते हैं। जब प्रिया उसे खाती है तो अचानक से थोड़ी ही देर में उसे वॉमिटिंग आ जाती है, और जब वो वॉमिट करती है तो मतलब अजीब सी एक चीज़ निकलती है जो कि किसी चिकन जैसी दिख रही थी। सब हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है, मतलब इतना बड़ा पीस प्रॉपर हड्डी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। फिर ओझा इन सबको बताते हैं कि आपके किसी रिलेटिव ने नॉनवेज खिलाया था प्रिया को और उसे खिलाकर ब्लैक मैजिक करा था आउट ऑफ जेलेसी, और उसी के वजह से ये सब प्रिया के साथ हो रहा था। फिर जो ओझा होते हैं वो स्वाति के घर भी आते हैं और स्वाति के डैड से मिलते हैं। तो स्वाति के डैड को बताते हैं कि प्रिया के ऊपर पूरा ब्लैक मैजिक ये सब किया गया था
और स्वाति के ऊपर भी वो हावी हो रहा था, क्योंकि स्वाति उसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, उसके साथ ही खाती थी, पीती थी, हर टाइम उसके साथ रहती थी, तो उस पर भी वो हावी होने लग गया था। अब जो वो ओझा होते हैं वो स्वाति और प्रिया दोनों को एक धागा देते हैं और बोलते हैं कि हमेशा अपने से बांध के रखना, और जब तक ये तुम्हारे साथ है कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर ऐसा ही होता है, दोनों उस धागे को पहन लेते हैं। बट पता नहीं क्यों स्वाति को ना बहुत इरिटेशन होने लग जाती है वो धागा पहनने के बाद। उसे बहुत इचिंग होती थी यहाँ पर, वो हमेशा जब देखो इरिटेट होती रहती थी उस धागे से। वो प्रिया से पूछती है कि तुझे भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या धागे की वजह से? प्रिया बोलती है नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो नॉर्मल है। स्वाति को पता नहीं क्यों बहुत इरिटेशन होती थी, और एक टाइम आता है जब स्वाति उस धागे को ऐसे तोड़ देती है, और उसके बाद वो तोड़ने के बाद उस धागे को माता जी के जो मंदिर होते हैं वहीं चढ़ा देती है। अब जैसे ही स्वाति ये सब करती है, उस रात को जब वो सोने जाती है तो अचानक से उसे बहुत अजीब सा सपना आता है, जैसे कि स्वाति को कोई फोर्स कर रहा है, उसकी बॉडी में कुछ तो ऐसा आ चुका है जो उसे फोर्स कर रहा है ज़बरदस्ती उस मंदिर में जाने के लिए। स्वाति जाना नहीं चाहती, बट पता नहीं क्यों उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है। वो मंदिर के अंदर जाती है और उस धागे को उठा के बहुत दूर फेंक देती है, और जैसे उस धागे को फेंकती है अचानक से उसको एक अजीब सी औरत दिखाई देती है जो कि जस्ट उसके पीछे खड़ी होती है। बहुत अजीब सी औरत थी, बहुत डरावनी सी, अजीब एकदम बड़ी सी औरत थी। शायद अगर उसने औरत जैसे कपड़े ना पहने होते तो बताना भी मुश्किल था कि ये एक औरत है या कोई जानवर। वो इस टाइप की थी। वो एकदम से आके स्वाति पे अटैक कर देती है और स्वाति एकदम से उठ जाती है। स्वाति जब उठती है वो पूरी तरीके से पसीने से भीगी हुई थी और उसके सर और पेट में फिर से दर्द होना शुरू हो गया था। स्वाति को पता चल चुका था कि ये क्या हो रहा है और इसका क्या मतलब है। स्वाति उसी टाइम मंदिर के अंदर जाती है भागते हुए और सीधा वो धागा फिर से पहन लेती है। एक्चुअली वो धागा जो था स्वाति ने इस टाइप से तोड़ा था कि मतलब वो पूरा नहीं टूटा था, वो एक कट मारा था, तो वापस उसे पहन लेती है और बस भगवान जी को बोलते हैं भगवान जी प्लीज़ मेरी हेल्प करना, प्लीज़ मेरी हेल्प करना। इस दिन के बाद से स्वाति ने नॉनवेज खाना बंद कर दिया था और रोज़ आरती करना शुरू कर दिया था। रोज़ सुबह और शाम को वो पूजा करती थी, क्योंकि स्वाति को पता था कि अगर ये सारी चीज़ें स्वाति के पीछे हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो स्वाति को इन सब चीज़ों से बचा सकती है, जो है भगवान जी। और ऐसा ही होता है, स्वाति को उस दिन के बाद कुछ ऐसा अनईजी फील नहीं होता, कोई ऐसी दर्द नहीं होती और सब कुछ नॉर्मल रहता है। एक बार तो स्वाति को ऐसा सपना भी आया होता है, मतलब स्वाति का ऐसा सपना था कि वो सो रही है और उसके बेड के नीचे एक चुड़ैल सी है, वो वही औरत जो उसने सपने में देखी थी वही थी, और वो स्वाति पर अटैक करने जा रही है, बट एकदम से वहाँ पे भगवान जी आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। और वो स्वाति को बोलते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारी मैं रक्षा कर रहा हूँ और तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले ये एक सपना था, बट स्वाति को यही एक सपना चाहिए था, ये अश्योर करने के लिए कि वो अब से एकदम सेफ़ है, शी इज़ इन सेफ हैंड्स। जब तक वो भगवान जी के साथ है तब तक उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये थी स्वाति की स्टोरी और ये थी प्रिया की स्टोरी। सो आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई हो, और अगर आपके पास कोई सी भी ऐसी स्टोरी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी ऑडियंस के साथ शेयर करूं, तो आप मेरे दिए गए हुए जीमेल पर आकर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।